दोस्तों, आज हम आपके सामने हमारा सेकंड वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको शिक्षण और अधिगम में हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है, शिक्षण की अवस्थाएं क्या हैं, उनके बारे में हम आज आपको अच्छी तरह से बताएंगे। तो शिक्षण की अवस्थाएं ये हमारे एग्जाम के पॉइंट व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लगभग ये 99% हर साल ये क्वेश्चन है पूछा जाता है। तो भाई, शिक्षण की अवस्था फेजेज कौन से होते हैं कि जब हम शिक्षण का कार्य करते हैं, जो शिक्षण पढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो हमें किन किन अवस्थाओं से होकर गुजरना पड़ता है, तो वो शिक्षण की अवस्थाएं कहलाती हैं। तो मुख्य रूप से हमारी शिक्षण की 3 अवस्थाएं होती हैं। 3 शिक्षण की अवस्थाएं कौन सी होती हैं? हमारी तो फर्स्ट शिक्षण अवस्था होती है शिक्षण से पूर्व की अवस्था, प्री एक्टिव फेज ऑफ लर्निंग, जिसको हम क्या बोलते हैं? तैयारी की अवस्था भी बोलते हैं। दूसरी हमारी अवस्था आती है अभी इंटरेक्टिव फेज ऑफ टीचिंग, इंटरेक्टिव फेज ऑफ टीचिंग। तो ये कौन सी अवस्था होती है? अभी अंतःक्रिया अवस्था। अंतःक्रिया अवस्था कौन सी होती है? जब हम पढ़ाने का कार्य करते हैं तो वो हमारी अंतःक्रिया अवस्था के अंतर्गत आती है। और नंबर 3 आती है शिक्षण के बाद की अवस्था, पोस्ट एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग। तो मतलब क्या होती है कि ये हमारी शिक्षण की बाद की अवस्था, जिसे हम मूल्यांकन की अवस्था बोलते हैं। तो नंबर 1 हम आपको बताते हैं, नंबर हमारे पास शिक्षण से पूर्व अवस्था। तो शिक्षण से पूर्व अवस्था कौन सी होती है? जिसे हम इसको तैयारी की अवस्था भी बोलते हैं। जब हम शिक्षण का कार्य प्रारंभ करने से पहले जब उसकी कुछ तैयारी करते हैं तो हमारी शिक्षण की प्रारंभिक अवस्था की कहलाती है। तो इसमें हम हमारे विषय से संबंधित, टॉपिक से संबंधित हम अनेक प्रकार की जो तैयारी करके कक्षा कक्षा में जाते हैं। क्यों जाते हैं? कि अगर हम कक्षा कक्षा में जाकर सीधा बच्चों को पढ़ाते हैं तो हमें अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो इन सभी समस्याओं के सामना करने के लिए हम क्या करते हैं? पहले तैयारी करते हैं, ताकि हमें किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना ना करना पड़े और हम बच्चों को आसानी से शिक्षा दे सकें, आसानी से बच्चों को टॉपिक के बारे में समझा सकें। तो वो कौन से कहलाते हैं? शिक्षण की तैयारी अवस्था कहलाती है। तो शिक्षण की तैयारी अवस्था में निम्नलिखित बिंदुओं को निर्धारित किया जाता है, जिनका हमें ध्यान रखना जरूरी होता है। तो सबसे पहले आता है शिक्षण के उद्देश्यों को निर्धारित करना। तो भी मैंने आपको पहले हमारा जो वीडियो में बताया था कि जब भी हम कोई कार्य करते, शिक्षण करते हैं, तो उद्देश्य निर्धारित करके चलते हैं। बिना उद्देश्य हम कोई भी कार्य नहीं करते। तो हमारा सबसे पहले हम क्या करते हैं? एक उद्देश्य निर्धारित करते हैं भी हमें क्या पढ़ाना है, क्या चेंज करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? उद्देश्य निर्धारित, क्यों बच्चों को पढ़ा रहे हैं, किस लिए पढ़ा रहे हैं। तो ये हमारे पास पहले उद्देश्य होना चाहिए। उद्देश्य होगा तभी हम बच्चों को ठीक प्रकार से पढ़ा सकते हैं। अगर उद्देश्य की पहचान हो जाएगी कि आज हमें ये कार्य करना है, ये चीज़ बच्चों को पढ़ानी है, तो हम उसको आसानी से तैयार कर सकते हैं और बच्चों को आसानी से इस चीज़ को समझा सकते हैं। तो उद्देश्य निर्धारित करने के बाद हमारा नंबर 2 आता है पाठ्य सामग्री का चयन। हम उसके बाद क्या करते हैं? पाठ्य सामग्री का चयन करते हैं। पाठ्य सामग्री में हम क्या चयन करते हैं? चिन्हों को, भाषा, जो हमारी संकेत है, भाषा है, उन सब चीज़ों को निर्धारित करना है। भी पाठ्यक्रम की क्या आवश्यकता है, छात्रों का पूर्व ज्ञान परीक्षा कैसी है, उनके पहले की नॉलेज कैसी है, बच्चों का पहले ज्ञान कैसा है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर हम क्या करेंगे? पाठ्यक्रम का निर्धारण करेंगे। तो इसमें भी बच्चे की नॉलेज सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है। अगर बच्चे का प्रारंभिक पूर्व ज्ञान अच्छा है तो हम बच्चों को अच्छी प्रकार से समझा सकते हैं। अगर बच्चों का पूर्व ज्ञान अच्छा नहीं है तो हम बच्चों को ठीक प्रकार से नहीं समझा सकते। ठीक प्रकार से बच्चों को, क्योंकि बच्चों को हम शुरू से पढ़ाना पड़ेगा, हमें ज़्यादा मेहनत की जरूरत करनी पड़ती है। उसके बाद आती है भी पाठ्य सामग्री के तत्वों को क्रमबद्ध करना। पाठ्य सामग्री तत्व क्रमबद्ध कैसे? हमने भी उद्देश्य भी निर्धारित होगा और हमारी पाठ्य सामग्री भी होगी तैयार। अब उसके बाद जो हमारे तत्वों को क्रमबद्ध करते हैं भी, पहले हम कौन सी चीज़ पढ़ाएंगे बच्चों को, किस प्रकार से पढ़ाना है, अब किस चीज़ का प्रयोग करना है, किस समय हमें कौन सी चीज़ दिखानी है, किस समय हमें लेक्चर देना है, किस समय हमें बच्चों से प्रश्न पूछना है। इन सब क्रियाओं को हम क्या करते हैं? एक क्रमबद्ध रूप से उनको तैयार करते हैं। क्रमबद्ध रूप से तैयार करना इसलिए ज़रूरी है कि ताकि हम बच्चों को सिस्टमेटिक तरीके से आसानी से उनको पढ़ा सकें, ताकि उनमें कोई भी दिक्कत न आए। इसके बाद हमारे भी शिक्षण की युक्तियों और परिविधियों के संबंध में निर्णय लेना। युक्तियाँ और परिविधियाँ कौन सी होती है? इसी हमारा संबंध है टीचिंग मेथड से। हम इस संबंध में निर्णय क्यों लेते हैं? कि हमारा टॉपिक किस प्रकार का है, हम बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं, हमारी विषय वस्तु कैसी है, उसके संबंध में ध्यान में रखते हुए हम क्या करते हैं कि शिक्षण की युक्ति और उसी जो शिक्षण की विधियां हैं उनके बारे में निर्णय लेते हैं। जिस प्रकार का हमारा टॉपिक होगा, जिस प्रकार की हमारी विषय वस्तु होगी, उसी के आधार पर हम क्या करते हैं? शिक्षण का हमारा जो शिक्षण की जो विधि होती है उसका चुनाव करेंगे। हमारा जो टॉपिक है उसी के आधार पर शिक्षण विधि का चुनाव किया जाता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है शिक्षण
इसकी युक्तियों का विस्तार करना मतलब स्ट्रेटजीज। हमने विधि का भी चुनाव कर लिया, अब उनका विस्तार कैसे करेंगे भी, कब प्रश्न पूछेंगे बच्चों से, ठीक है, कब बच्चों को हम भाषण देंगे, कब बच्चों को चार्ट दिखाएंगे, इन सब चीज़ों का विस्तार किया जाता है। भी हम सबसे पहले क्लास में जाके क्या करते हैं, बच्चों को किसी टॉपिक के बारे में उसकी जो घोषणा करते हैं, टॉपिक के बारे में बताते हैं, उसको थोड़ा पढ़ाते हैं। उसके बाद देखते हैं भी हमें प्रश्न पूछने की ज़रूरत है, उसका भी निर्धारण करेंगे ये प्रश्न मेरा मन में है तो ये प्रश्न मैं किस समय पूछूं बच्चों, ताकि उसको बता सकें। कौन से मैं चीज़ जैसा चार्ट है, ये चार्ट बच्चों को कब दिखाऊं कि इसका उपयोग के समय मान जाए, ताकि बच्चे उसमें आसानी से उस चीज़ को देकर आसानी से ग्रहण कर सकें। इन सब चीज़ों का निर्णय हमें पहले लिया जाता है। तो ये चीज़ क्या कहलाती है, हमारी शिक्षण की पूर्वावस्था कहलाती है, शिक्षण की तैयारी की अवस्था कहलाती है। तो हमारे फर्स्ट फेज क्या कहलाता है, हमारा शिक्षण की पूर्वावस्था मतलब तैयारी की अवस्था, ये हमारी कहलाती है। हमारा नंबर 2 आता है अवस्थाओं के अंतर्गत शिक्षण की अंतःक्रिया अवस्था। तो अंतःक्रिया अवस्था का मतलब क्या होता है, हम जब क्लास कक्षा में जाते हैं तो जो हमारा टॉपिक का जो विषय वस्तु उसको जो पढ़ाते हैं तो अंतःक्रिया अवस्था के अंतर्गत आती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कक्षा कक्ष के अंदर जो भी हम क्रिया करते हैं, जो भी कार्य जो संपन्न किया जाता है कक्षा कक्ष के अंतर्गत, वो अंतःक्रिया अवस्था के अंतर्गत आता है। तो अंतःक्रिया अवस्था के अंतर्गत हम क्या करते हैं कि अनेक चीज़ों को इसमें ध्यान रखते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है कक्षा के आकार की अनुभूति। तो कक्षा के आकार की अनुभूति से आप क्या समझते हैं, भाई कक्षा के आकार की अनुभूति का मतलब है कि कक्षा के हम उसके साइज नहीं देखेंगे, कक्षा के आकार की अनुभूति कक्षा में जो बच्चे बैठे हैं उनके व्यवहार का अध्ययन करना, कि कक्षा में जो बच्चे बैठे हैं उनका किस प्रकार का मतलब व्यवहार है। भी उसमें बच्चे आपके हर प्रकार के बच्चे मिलेंगे, उसमें शर्मीले बच्चे मिलेंगे आपको, उसमें आपको शरारती भी बच्चे मिलेंगे, मंद बुद्धि के भी बच्चे मिलेंगे, और आपको होशियार बच्चे भी मिलेंगे, सारे बच्चे आप उसको मिलते हैं। जब आप कक्षा के आकार की ठीक प्रकार से अनुभूति कर लेंगे तो आपको पढ़ाने में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आपको पता चल जाएगी कि मैं जब शिक्षण का कार्य करूंगा तो कौन सा बच्चा मेरा सहयोग कर सकता है और कौन सा बच्चा मेरे को नुकसान पहुंचा सकता है, मेरे कार्य में बाधा उत्पन्न कर सकता है, किन बच्चों को मेरे को सिखाने में अधिक मेहनत लगानी पड़ेगी और किन बच्चों को मेरे को सिखाने में कम मेहनत का प्रयोग करना पड़ेगा। इन सब चीज़ों की हमें जानकारी कक्षा के आकार में अनुभूति के आसान के द्वारा हो जाती है। तो उसमें नंबर नेक्स्ट हमारा टॉपिक छात्रों का निदान। छात्रों का निदान आकार की अनुभूति के बाद हम क्या करते हैं, छात्रों का निदान करते हैं। छात्रों के निदान का मतलब क्या कहता है, अध्यापक यह मालूम करना चाहता है कि छात्रों का स्तर कैसा है। भी हम जो कक्षा में पढ़ाते हैं तो हम उसमें यह देखना चाहते हैं कि जिन बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं उनके IQ लेवल, उनका विषय संबंधित कितना ज्ञान है, किस टॉपिक में कितनी वो जानकारी रखता है। अगर जानकारी ठीक प्रकार से है तो उसको हम पढ़ाने में दिक्कत नहीं आएगी, अगर जानकारी ठीक प्रकार से नहीं है तो उनको पढ़ाने में दिक्कत आ सकती है। तो इसमें बच्चे से क्या करते हैं, बच्चे में पूर्व ज्ञान परीक्षा लेते हैं, उनके बाद उनकी रुचि देखते हैं, उनकी बौद्धिक क्षमता देखते हैं, उनकी अभिरुचि देखते हैं, उनकी पृष्ठभूमि के बारे में पूछते हैं। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखे जाते हैं। छात्रों की क्षमता, उनकी योग्यता कैसी है, भी कितना कार्य कर सकता है, उसकी योग्यता कैसी है, उसकी अभिवृत्ति और उसकी अभिरुचियाँ कैसी हैं, अभी किन किन विषयों में रुचि है उसकी शैक्षिक पृष्ठभूमि कैसी है। शैक्षिक पृष्ठभूमि से आप समझ सकते हैं कि माता पिता की शिक्षा से संबंध कैसा है। अगर उनके माता पिता शिक्षित हैं तो हमें पढ़ाने में क्योंकि दिक्कत नहीं, क्योंकि अगर माँ बाप पढ़े लिखे हैं तो उनको घर पे आसानी से कार्य करवा सकते हैं। अगर माँ बाप अनपढ़ हैं तो उनको घर पे कार्य करने में बच्चों को दिक्कत आती है, तो उनको हमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सोपान हमारे कैसे चलेगा भी, प्रत्यक्षीकरण, निदान और अनुक्रिया। प्रत्यक्षीकरण पहले बच्चों को हम उनके बारे में प्रत्यक्ष रूप से उनका प्रत्यक्षीकरण करें, उसके बारे में समझेंगे, उनको उनकी समस्याओं के संबंध में जानेंगे, क्या समस्याएं, किन प्रकार की समस्याओं को बच्चों को सामना करना पड़ सकता है। उसके बाद निदान, उनका हम क्या कहते हैं, जो समस्या उनके बारे में हम जानने के बाद हम निदान किस प्रकार से उनका निदान करें, उपचार कैसे करें, कौन से संसाधन है, किन चीज़ों का प्रयोग करें जिनके हम उनका प्रयोग निदान कर सकते हैं। और लास्ट में हम कह सकते हैं अनुक्रिया रिस्पॉन्स। हम उनके निदान करने के बाद, उनका उपचार करने के बाद बच्चे किस प्रकार का रिस्पॉन्स दे रहे हैं, क्या अनुक्रिया करते हैं। अभी अनुक्रिया नेगेटिव करते हैं या पॉजिटिव करते हैं। पॉजिटिव का मतलब जो हमने सिखाया बच्चे उनको ठीक प्रकार से सीख पाए या नहीं सीख पाए, या नेगेटिव हम समझ सकते हैं कि जो बच्चों को हमने पढ़ाया उनको ठीक प्रकार से ग्रहण नहीं कर पाए, तो नेगेटिव अनुक्रिया के अंतर्गत आ सकता है। तो ये सब चीज़ों का हम इसमें ध्यान रखते हैं। उसके बाद में आता भी नंबर 3 पॉइंट इसमें आता है अनुक्रिया तथा सोपान क्रम। अनुक्रिया, बच्चे किस प्रकार से अनुक्रिया करते हैं। जब हम बच्चे को कार्य करने के लिए देते हैं, कुछ बताते हैं, तो बच्चे कैसे अनुक्रिया करता है, मतलब रिस्पॉन्स कैसा देता है। बच्चे से मैंने कोई प्रश्न पूछा,
और उसका आंसर ठीक प्रकार से दे रहा है या नहीं दे पा रहा, तो वो उसकी अनुक्रिया के अंतर्गत आता है। या फिर कोई बच्चा वास्तव में कितना पहल कर रहा है, भाई कोई बच्चे के मन में जिज्ञासा है, वो मन में अपनी जिज्ञासा को दबा के रखता है या उसको बाहर निकालता है, या बच्चों उससे संबंधित कोई क्वेश्चन पूछता है, तो ये उसका रिस्पॉन्स कैसा है, उसकी इनिटिएशन कैसी, इन चीज़ों के बारे में भी हम जानकारी रखते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक पॉइंट आता है इसमें प्रस्तुतिकरण। इन सब चीज़ों की जानकारी हम क्या करते हैं, अपनी विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण करते हैं। प्रस्तुतिकरण मतलब क्या होता है कि हम क्लास में जो हमारी पाठ्य सामग्री उसको किस प्रकार से प्रस्तुत करें, दृश्य श्रव्य सामग्री का कैसे प्रयोग करना है, श्यामपट का प्रयोग कैसा करना है, भी हम श्यामपट पर किस प्रकार से लिखेंगे, भी टॉपिक जो मेन टॉपिक होते हैं, इंपॉर्टेंट जो बातें होती हैं हमें श्यामपट पर लिखनी चाहिए बच्चों को आसानी से, क्योंकि अगर वो चीज़ लिखने से क्या होता है बच्चे उनके बारे में आसानी से जान जाते हैं कि ये चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए सर उनको लिख रहा है। तो दृश्य श्रव्य सामग्री जो हमारी कठिन टॉपिक होते हैं उनके लिए हमें चार्ट मॉडल का प्रयोग करना चाहिए बच्चों को आसानी से समझाने के लिए। और उसके बाद में हमारा लास्ट इसमें पॉइंट आता है कि प्रतिपुष्टि और पुनर्बलन। प्रतिपुष्टि कहते हैं फीडबैक, जो हमने बच्चों को सिखाया उसका फीडबैक कैसा है, कि बच्चों सामने पूछ रहे हैं उसका आंसर ठीक प्रकार से दे पा रहे हैं या आंसर ठीक प्रकार से नहीं दे पा रहे, तो ये किस में आएगा, प्रतिपुष्टि के अंतर्गत कहलाता है। अगर वो बच्चे ठीक प्रकार से आंसर दे पा रहे हैं, ठीक प्रकार से हमने जो बच्चों को समझाया, अनुक्रिया करी, उनकी समझ अनुक्रिया ठीक से कर रहे हैं, तो उसका मतलब कि हमने जो पढ़ाया बच्चे उसको आसानी से समझ चुके हैं, उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। और रिस्पॉन्स उसके बाद आता है पुनर्बलन, रीइंफोर्समेंट। अगर कोई दिक्कत आती है तो हम उसको दोबारा से पुनर्बलन कैसे देंगे, किस प्रकार से हम दोबारा से बच्चों को समझाएंगे, भी दोबारा से पुनरावृत्ति करना, जो विषय वस्तु उसको दोबारा से ब्रीफ करना, उसको समराइज करना, ये सब हमारे इसके अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं हमारी सेकंड प्रक्रिया कौन सी थी, अंत्यक्रिया अवस्था, जिसे हम कहते हैं कक्षा अवस्था कह सकते हैं। कक्षा में जो भी शिक्षण का कार्य किया जाता है वो अंत्यक्रिया अवस्था के अंतर्गत आता है। अब इसके बाद हमारे इसमें तीसरी अवस्था आती है, हमारी आती है शिक्षण की उत्तर क्रिया अवस्था। शिक्षण की उत्तर क्रिया अवस्था से हम कह सकते हैं इसको मूल्यांकन की व्यवस्था बोल सकते हैं। मूल्यांकन की व्यवस्था क्यों, हमने कक्षा में बच्चों को पढ़ाने के बाद में हम ये जानना चाहते हैं कि जो चीज़ हमने बच्चों को पढ़ाई है बच्चे उस चीज़ को ठीक प्रकार से ग्रहण कर पाए या नहीं कर पाए, ठीक से उसको सीख पाए या नहीं सीख पाए। इस चीज़ का हमें कब मालूम होगा, जब उसका बच्चे का मूल्यांकन करेंगे। अगर बच्चों ने ठीक से ग्रहण कर लिया तो इसका मतलब है क्या है कि हमने जो बच्चों को पढ़ा है, जो चीज़ हम बच्चों को सिखाना चाह रहे हैं, बच्चे ने उस चीज़ को अच्छी प्रकार से ठीक अर्थ में ग्रहण किया है। अगर बच्चे ने उस चीज़ को ठीक प्रकार से नहीं ग्रहण कर पाए तो इसका मतलब कि हमारे शिक्षण विधि में या हमारे पढ़ाने के तरीके में कोई ना कोई गड़बड़ है, जिसके कारण बच्चे उसको आसानी से नहीं ग्रहण कर पाए। तो इसके लिए इसमें हम किन चीज़ों को ध्यान रखते हैं, उसमें नंबर 1 हमारा था शिक्षण द्वारा व्यवहार परिवर्तन की शुद्ध परिभाषित करना। शिक्षण द्वारा व्यवहार परिवर्तन भी हमने जो बच्चों को पढ़ाया उसमें व्यवहार परिवर्तन कैसा हो रहा है। व्यवहार परिवर्तन मतलब क्या है, बच्चों ने कितना सीखा कितना नहीं सीखा। अगर हम जो सिखाएं उस सीखने के बाद बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है, मतलब कुछ सीखा है, तो इसका मतलब कह सकते हैं कि बच्चे ने आसानी से सीख लिया है। अगर किसी भी प्रकार का व्यवहार में परिवर्तन नहीं हो रहा तो हम कह सकते हैं कि बच्चे ने ठीक से नहीं सीख पाया। नेक्स्ट है मूल्यांकन की उपयुक्त विधियों का चयन, भी हम किस विधि का प्रयोग करें, किस तकनीक का प्रयोग करें ताकि विद्यार्थी का मूल्यांकन ठीक प्रकार से हो सके। भी हम लिखित परीक्षा का भी आयोजन कर सकते हैं, मौखिक परीक्षाओं का भी आयोजन कर सकते हैं ताकि उनकी जांच आसानी से हो सके। जो चीज़ पढ़ाई उसके बारे में बच्चों से प्रश्न भी पूछा जा सकता है, या फिर हम उनके बारे में लिखित परीक्षा का आयोजन करके उस चीज़ की भी जाँच सकते हैं कि बच्चे ने ठीक प्रकार से लिखने के कौशल का विज्ञान का इसमें हो जाती है। और इसके बाद इसमें हमारा लास्ट पॉइंट है, इसमें प्राप्त साक्ष्यों से शिक्षण नीतियों में परिवर्तन। अब हमने भी बच्चों का मूल्यांकन कर लिया, मूल्यांकन करने के बाद में हमारे पास में क्या आंकड़े आ रहे हैं, किस प्रकार का रिजल्ट हमारे सामने आ रहे हैं। अगर बच्चों ने हमने जो पढ़ाया बच्चों को ठीक प्रकार से ग्रहण कर पाए, ठीक से चीज़ को सीख पाए, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी शिक्षण विधि थी, जिस तकनीक का हमने प्रयोग किया, बच्चे उस चीज़ को आसानी से ग्रहण कर पाए, उस चीज़ को आसानी से सीख पाए हैं। तो इसका मतलब हमारी शिक्षण विधि, हमारी युक्तियाँ सब अच्छी हैं और उसका हम भविष्य में आगे कहीं प्रयोग कर सकते हैं। अगर हमारा रिजल्ट ठीक प्रकार से नहीं आ रहा, जो चीज़ हमने बच्चों को पढ़ाई, बच्चों को समझाया और उसके पढ़ाने सिखाने के बाद भी अगर बच्चे का रिजल्ट ठीक प्रकार से नहीं आ रहा, तो इसका मतलब क्या है कि बच्चों को जो चीज़ हम बता रहे हैं, जो चीज़ समझा रहे हैं, उसमें सीखने में
क्या तो हमारी विधि की कमी है या बच्चे के आईक्यू में, क्योंकि बच्चों के आईक्यू में तो हम इसको कमी नहीं बोल सकते। अगर सभी क्लास के बच्चों का ही एक जैसा ही रिजल्ट है तो हम कह सकते हैं कि हमारे पढ़ाने के तरीके में कुछ गड़बड़ है, कुछ गलती है, हमें अपने पढ़ाने के तरीके में सुधार करना पड़ेगा। अगर 90% बच्चे ठीक से सीख रहे हैं, 10% बच्चे ठीक से नहीं सीख पा रहे, तो हम कह सकते हैं कि बच्चे के आईक्यू में कुछ कमी है। तो ये क्या कहलाती है, हमारे शिक्षण के मूल्यांकन की अवस्था। इस प्रकार से हम कहते हैं कि हमारे शिक्षण की कितनी अवस्थाएं होती है, आपको 3 अवस्थाएं बताई। हमारी शिक्षण की पूर्वावस्था, शिक्षण की अंतःक्रिया अवस्था, शिक्षण की उत्तरावस्था। तो ये तीनों आपको अच्छी प्रकार से याद करनी है। ये क्वेश्चन लगभग हर साल 99% आता है। अगर ये क्वेश्चन आप अच्छी प्रकार से कर लेंगे तो पूरी मेरी संभावना है इसमें, आपको कह सकता हूँ कि अच्छे नंबर इसमें आपके आ सकते हैं। धन्यवाद।